आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की सीरीज में इस सीरीज में हमारा ये थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे औसत मान कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। पीछे के दो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और आज का लेक्चर है हमारे पास एवरेज के ऊपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है, इसके अंदर आपके ये मैंने मैथ्स का सिलेबस दिया है। यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 13 टॉपिक्स है, राइट, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन 13 टॉपिक्स में अगर आप देखो तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है महत्तम समापवर्त्य, एचसीएम जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। जो सेकंड वाला है वो लघुत्तम समापवर्त्य मींस एलसीएम, एलसीएम भी हमने डिस्कस कर लिया है और आज की हमारी क्लास होगी औसत पे, एवरेज पे। और फिर बाकी के बचते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 13 लेक्चर होने वाले हैं, राइट। 13 लेक्चर में आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ आप लोग बने रहिए और 13 लेक्चर में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं औसत। औसत के लिए पहले जैसे हम यूजुअली करते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि औसत निकालते कैसे हैं, हमें वो पता होना चाहिए कि औसत कैसे निकालते हैं। उसके बाद में उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो औसत क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, कोई नंबर कम होता है, कोई नंबर ज्यादा होता है, हाँ, तो जो औसत होता है वो बहुत ज्यादा और बहुत कम इन दोनों के बीच का नंबर होता है, राइट। हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ है औसत सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के बीच में होता है, ठीक है, उसी को हम औसत बोलते हैं, राइट। जैसे काफी बार क्या होता है, बहुत सारे नंबर हैं और उनमें से हमें कोई एक नंबर बताना है जो उन सबको रिप्रेजेंट कर सके, हमें कोई एक नंबर बताना है, तो क्या करेंगे, उनका एक एवरेज नंबर निकाल के देंगे, राइट, जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, वही हमारा औसत नंबर होता है, वही हमारा एवरेज वैल्यू होती है। और उसके लिए एक बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो हम काम में लेते हैं, आप सब लोगों को पता भी होगा कि जितनी भी संख्याएं अगर हमारे पास दी हुई हैं जिसका हमें एवरेज निकालना है या औसत निकालना है, तो हम क्या करें, उन सभी संख्याओं का यहाँ पे योग लेते हैं, उनका एडिशन लेते हैं, सबको यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं, उनका एडिशन लिखते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं कि वो नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, कुल संख्या कितनी है, सभी मानों का योग बटे मानों की कुल संख्या, वो कितनी संख्या है उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो औसत का यही वाला फॉर्मूला होता है, कोई भी ऐसे डिफिकल्ट वाला फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद करना है, इजी सा फॉर्मूला है, ये आप सब याद रख सकते हो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझने में और इजी हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 विद्यार्थियों के अंकों का समूह है, यहाँ पे 5 विद्यार्थियों के अंक दिए हुए हैं, 5 विद्यार्थियों के 5 स्टूडेंट्स के कितने नंबर आए वो नंबर दिए हुए हैं 40, 50, 60, 70 और 80। तो औसत क्या होगा, तो इनका औसत क्या होगा, तो जैसा हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो हम फॉर्मूले में क्या था कि जो भी नंबर दिए हुए हैं, जो भी नंबर दिए हुए हैं उन सबका हम योग, जो एडिशन होता है वो लिखते हैं। तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं जिनका हमें औसत निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, उन सभी का एडिशन कर लेते हैं, 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80, इन्हीं नंबर का निकालना है, 40, 50, 60, 70 ऐसे इन्हीं नंबर का औसत निकालना है। और फिर हम उसका डिवाइड कर देते हैं किससे, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, यही हमारा औसत निकलता है, औसत हमारा यही होता है, राइट। जैसे 40 प्लस 5, अब इनको ऐड कर लो आप, 40 प्लस 5 कितना हुआ, इन दोनों को ऐड किया 90, और ये 60 हो गया, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया, 150 प्लस 70 लिए तो कितना हो गया, 220 हो गया, 220 प्लस 80 लिया तो कितना हो गया, 300, तो ये कितना हो गया, 300 बटे 5, 300 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 60। तो इन सभी नंबर का एवरेज नंबर कितना है, इन सभी का औसत कितना आया, 60, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 5 विद्यार्थी हैं उनके अलग अलग नंबर दिए हुए हैं,
और अगर कोई टीचर किसी से पूछता है कि तुम्हारी क्लास में एवरेज नंबर कितने हैं, मे बी ये किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं, मान लो ये मैथ्स के नंबर हैं, मैथ्स आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट हैं और पांचों स्टूडेंट के मैथ्स के नंबर दिए हुए हैं 40, 50, 60, 70 और 80, और कोई अगर आपसे पूछता है कि आपकी क्लास में मैथ्स में कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर आ रहे हैं बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? 60 के अराउंड, 60 का एवरेज 60 का है, राइट। तो हम कभी ऊपर वाले नीचे वाले नहीं बताएंगे, हम क्या बताते हैं? एवरेज बताते हैं, ठीक है, जो कि सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप एवरेज निकाल सकते हो। इसके लिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है। सेकंड एग्जांपल में क्या है? दो बर्तनों में क्रमशः 20 लीटर और 60 लीटर दूध है, ठीक है। दो बर्तन है, एक में 20 लीटर दूध है और दूसरे में 60 लीटर दूध है। यदि दोनों बर्तनों में बराबर बराबर दूध रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना रखा जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो इसमें दो बर्तन है, दोनों में दिया हुआ है कि एक में 20 रखा हुआ है और एक में 60 रखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? दोनों बर्तनों में बराबर बराबर रखना है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि सबको 60-60 मिले, सबको वो एवरेज वाला नंबर दिया जाए, वही तो एवरेज होता है। तो अगर दोनों बर्तनों में बराबर बराबर रखना है तो हम क्या निकालेंगे? इट मीन हमसे ये एवरेज निकलवा रहा है, औसत निकलवा रहा है, ठीक है। तो इनका औसत कैसे निकालोगे? दो बर्तन है, इनकी वैल्यू क्या क्या है, कितने कितने लीटर दूध है उसमें, एक में 20 है और दूसरे में 80 है, तो उनका हमने योग कर लिया, उनका हमने एडिशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय, उसको किससे भाग देंगे कि वो कितने नंबर है, एक नंबर, दो नंबर, तो हम 2 से भाग दे देंगे उसको, ठीक है। तो 20 + 80 कितना हो गया? 100, 100/2, 50। इट मीन्स हमारा जो एक बर्तन है, हमने देखा कि टोटल कितना लीटर दूध है हमारे पास, टोटल हमारे 60 है, ये 80 नहीं है, 60 है, चलो इसको 80 कर देते हैं, ठीक है। एक बर्तन में दूध है 20 लीटर, दूसरे में है 80 लीटर, ठीक है। एक में है 20 लीटर, एक में है 80 लीटर। तो अगर हमने दोनों को जोड़ा कि 20 और 80 टोटल कितना दूध है, तो 100 लीटर दूध है। अगर दो बर्तनों में बराबर बराबर बांटना है तो क्या करेंगे? 50-50, एक में 50 लीटर हो जाएगा, दूसरे में 50 लीटर हो जाएगा। वही हमने एवरेज निकाला, तो एवरेज निकाला कितना है हमारे पास? 50 लीटर आया। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज, औसत मान कैसे निकालेंगे वो चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, चलो हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन थर्ड। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के अंक, ओके, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, उनके अंक दिए हुए हैं कि उनको कितने कितने मार्क्स आए, 45, 55, 60, 70 एंड 50। ठीक है, औसत का पता लगाइए। 5 स्टूडेंट हैं, पांचों के अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? उनका औसत पता लगाना है। सिंपल, जैसे हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे? सभी अंकों का योग करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 5 हैं, तो नीचे 5 आ गया। अब सभी को जितने, जो 5 विद्यार्थी हैं उनको जितने जितने अंक आए हैं उन सभी अंकों का एडिशन करेंगे। यहाँ पे सबको जोड़ दिया, 45 + 55 + 60 + 70 + 50, इन सभी को जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 56। ठीक है, तो जो 56 अंक है ये इन 5 विद्यार्थियों का क्या हो गया? औसत हो गया। इस औसत को हम क्या बोलते हैं? अंक गणित माध्य बोलते हैं। सिंपल हम औसत भी बोलते हैं, सिंपल औसत भी। ऐसे अगर कहीं पे भी आ जाए कि जैसे कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, उनके अंक दिए हुए, उनके औसत का पता लगाओ, तो आप यही मेथड अप्लाई करोगे, ऐसे ही औसत निकलेगा। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई बोले कि 5 विद्यार्थी हैं, उनके अंक ये हैं, उनका अंक गणितीय माध्य निकालो, अंक गणितीय माध्य निकालो, तो माध्य भी औसत ही होता है, माध्य भी औसत ही होता है। तो चाहे आपसे माध्य पूछे या फिर औसत पूछे, दोनों बात एक ही है। ओके, दोनों बात एक ही है, दोनों में से कोई भी चीज पूछे, इट मीन्स वो औसत ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा, ये एक अलग तरीके का औसत है। ये औसत है भारित औसत। ये है निकालना तो इसमें भी औसत है, लेकिन ये अलग तरह का औसत निकालना है, राइट। जब अलग अलग मानों को अलग अलग महत्व दिया जाता है तो वहां पे हम भारित औसत निकालते हैं। मीन्स जैसे मैं विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन 4 से आप समझो, इससे आपको ये चीज समझ में थोड़ा क्लियर हो जाएगी, राइट। किसी परीक्षा में
थ्योरी का भार 70% और प्रैक्टिकल का भार 30% है। मतलब कोई एग्जाम है, उस एग्जाम में क्या कर रहे हैं कि 70%, 70% जो मार्क्स ऐड होंगे वो तो हमारे थ्योरी के होंगे और जो 30% होंगे वो प्रैक्टिकल के होंगे। मीन्स इन्होंने अलग अलग भार कर दिया है कि जो थ्योरी में आएंगे उसका हम 70% लेंगे, जो प्रैक्टिकल में आएंगे उसका 30% लेंगे। मीन्स जब अलग अलग मानों को अलग अलग महत्व दिया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थ्योरी को ज्यादा महत्व दिया है, प्रैक्टिकल को कम महत्व दिया है। तो जब अलग अलग महत्व दिया जाता है तो वहां पे जो औसत निकलेगा वो औसत होगा हमारा भारित औसत। उसको क्या बोलेंगे? भारित औसत बोलेंगे। हो सकता है काफी बार एग्जाम में ये नहीं बोले कि भारित औसत निकालो, सिंपल वो बोलेंगे औसत निकालो। बट आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यस, ये हमसे भारित औसत निकलवा रहा है। हमें पता होना चाहिए कि ये हमसे वेटेज के हिसाब से औसत निकलवा रहा है, तो उसके लिए उसी हिसाब से हम सोल्व करेंगे। तो ये हुआ कि थ्योरी का भार है 70%, प्रैक्टिकल का भार है 30%। ठीक है। एक छात्र ने थ्योरी में 80 और प्रैक्टिकल में 90 अंक प्राप्त किए, तो औसत का पता लगाओ। अब क्या हुआ कि एक छात्र है, उसने थ्योरी में तो उसे आए 80 मार्क्स, प्रैक्टिकल में आए उसे 90 मार्क्स। अब औसत का पता लगाओ। अब हमें औसत का पता लगाना है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जो थ्योरी में आए हैं 80, तो थ्योरी में 80 आए हैं, थ्योरी का भार कितना है 70%, तो हम क्या करेंगे 80 का 70% ऐड करेंगे। प्रैक्टिकल में कितना है उसे 90, तो हम 90 का 30% ऐड करेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये वाला देखो, ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वैसे तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे क्या करोगे, देखो थ्योरी में जितने अंक आए तो उसको गुणा कर दो उसका थ्योरी का जो भार दिया हुआ है उससे। ठीक है। प्लस प्रैक्टिकल में जो अंक आए उसको मल्टीप्लाई कर दो जो प्रैक्टिकल का भार दिया है उससे। ओके। और डिवाइड बाय कुल भार कितना है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है। सिंपल है। दोबारा एक बार बताती हूं, जब भी भारित औसत निकालना आता है, जब भी अलग अलग मानों को अलग अलग महत्व दिया जाता है, तो वहां पे हम भारित औसत निकालते हैं। उस औसत निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास कि थ्योरी का अंक दिया हुआ है तो थ्योरी उसको मल्टीप्लाई करो उसके भार से, कि उसका भार कितना दिया हुआ है। ठीक है। प्लस प्रैक्टिकल अंक दिए हुए हैं तो प्रैक्टिकल अंक को आप मल्टीप्लाई करो प्रैक्टिकल भार से, कि उसको कितना महत्व दिया गया है, डिवाइड बाय कुल भार। वैसे इन चीजों में आप देखोगे तो कुल भार जो होता है ना वो 1 होता है हमेशा, क्योंकि वो 100% होता है। कुल भार कितना होगा, जैसे आप यहाँ पे देखो, थ्योरी का वेटेज कितना है 70%, प्रैक्टिकल का 30%, टोटल कितना हुआ, टोटल इज 100%। 70% प्लस 30%, 70 प्लस 30 इज 100, 100% इज 1। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुल भार जो होता है मैक्सिमम में आप देखोगे वो कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है। चलो हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस छात्र ने थ्योरी में कितने अंक लिए, 80 अंक लिए, 80 मार्क्स आए इसको थ्योरी में, तो 80 लिया इंटू थ्योरी का भार कितना है 70%, तो यहाँ पे मैं 70% लिख देती हूँ, राइट। ओके। प्लस प्रैक्टिकल में उसने कितने मार्क्स लिए 90, प्रैक्टिकल का भार कितना है 30%, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 30% से, डिवाइड बाय कुल भार कितना है 100%, 100%। ठीक है। अब हम आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 80 इंटू, देखो आपको पता है कि 70% कितना होता है 70/100। आपको ये चीजें पता होगी। एक शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको बताती हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपको 70% निकालना है तो आप क्या करोगे, मान लो नंबर है आपका x, उसका आपको 70% निकालना, तो आप क्या करोगे x इंटू, अगर आपको उसका 70% निकालना तो आप क्या करोगे, इस प्रतिशत को हटा दोगे, 70% निकालना तो प्रतिशत को हटा दोगे और डिवाइड बाई 100 कर दोगे। ऐसा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 80 गुणा 70% है, तो हमें क्या करना है, प्रतिशत का तो जो प्रतिशत है ये तो हमें सोल्व करना नहीं आता ना, तो इसको हम हटाएंगे, तो हटा के क्या आएगा 80 गुणा 70/100, यही आएगा। यहाँ पे है 90 गुणा 30%, प्रतिशत को तो हमें हटाना ही पड़ेगा, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30/100, प्रतिशत को हटाया तो कितना आ गया
30/100, प्रतिशत को हटाने में बट्टे में 100 आ जाता है। ठीक है, अब 100 है, 100 में प्रतिशत को अगर आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा, बट्टे 100 आ जाएगा। 100 का जब अगर आपने 100 का प्रतिशत हटाया तो कितना आ जाएगा, बट्टे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया, ये तो 1 हो गया। इधर देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 8 7 56, इधर इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 9 27। तो ये कितना हो गया, 56 + 27 कितना हो गया, इधर से काट पीट के हमारा कितना बचा, 56 बचा। इधर से काट पीट के हमारा कितना बचा, 27 बचा। तो 56 + 27 कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 1 13, 5 और 2 7 और 1 8, 83। 83 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया, 83। ठीक है, तो औसत कितने अंक, औसत इसने कितने अंक मिले इसको, 83%, 83 मार्क्स मिले इसको। अंक अगर ये पूछ रहा है तो 83 अंक मिले इसको। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब अलग अलग मान को अलग अलग महत्व दिया जाता है तो हमें औसत कैसे निकालना होता है। सिंपल मेथड वही है, बस ये है कि अगर थ्योरी के मार्क्स दिए तो थ्योरी का जो उसका जो भार दिया हो उस भार से उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसका जो भार है उसको उसके भार से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो टोटल भार होता है, कुल भार होता है, वो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 1 ही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये आता है ज्यामितीय औसत। ये क्या आता है, ज्यामितीय औसत। वैसे ये बहुत कम पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कहीं पे डिफाइन कर देते हैं कि इसका ज्यामितीय भार निकालो, आप ज्यामितीय वेटेज निकालो इसका, तो आप कैसे निकालोगे। ज्यामितीय औसत जब भी आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, यह गुणा करके औसत निकालने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, अपन ने पीछे जो अंकगणितीय औसत निकाला है या फिर भारित औसत निकाला है, सब में हमने क्या किया था, एडिशन किया था, योग किया था। लेकिन ये ऐसा वाला औसत है जिसमें हम क्या करते हैं, जो संख्याएं होती हैं उनको गुणा करके फिर औसत निकाला जाता है। ये सिर्फ एक ही टाइप का औसत है जिसमें गुणा करके, जिसमें आपस में संख्याओं को मल्टीप्लाई करके फिर औसत निकाला जाता है। जैसे मान लो आपके पास संख्या दी हुई है x1 x2 x3, ऐसे 9 तक संख्याएं दी हुई है, x1 x1 x2 x3 x4 ऐसे करके अगर आपको xn तक संख्याएं दी हुई हैं, उनका आपको औसत, ज्यामितीय औसत निकालना। तो आप कैसे निकालोगे, उन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जितनी भी संख्याएं उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका रूट लगा दो कि रूट कितना आएगा, जितनी वो संख्याएं हैं वही उसका रूट आएगा। यहाँ पे जैसे n संख्याएं हैं तो यहाँ पे रूट में आ गया n। ओके, तो ये है ज्यामितीय औसत निकालने का तरीका। हम एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं तो उससे आई थिंक आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है इसके लिए। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं, एक है 2 8 और 16। 3 संख्याएं दी गई हैं, इनका ज्यामितीय औसत ज्ञात करें। इनका ज्यामितीय औसत हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या है कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं, जो भी संख्याएं दी हुई होती हैं, उनको अंडर रूट के अंदर लिख लो। कौन कौन सी संख्या है, 2 आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको, 2 × 8 × 16, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है। संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, 3। ठीक है, तो आप इसको अगर सोल्व करते हो तो कैसे आएगा, 2 × 8, 2 × 8 कितना, 16, 16 × 16। ठीक है, आप इसको और थोड़ा सोल्व कर लो, ये कितना होता है, 256, 256। तो हो सकता है कि आप अपना, आपका यहीं पे जो ऑप्शंस में जो दिए हो वो यहीं पे यही वाला दिया हो, या फिर आप चाहो तो इसको आगे सोल्व भी कर सकते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और चाहो तो आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व करने के लिए ये है कि अगर आपको इसका अंडर रूट हटाना है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि 256 पे पावर लगी है कितनी, 1/3। 256 पे पावर कितनी है, 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 आया ना, इसलिए एक्चुअली क्या होगा, 1/3 होगा। अगर हम रूट हटाते हैं तो कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है,
अगर आपको इसको सोल्व करना है तो एक तरीका ये होता है कि आप इसके गुणनखंड निकालो। जैसे 256 है, इसके अगर आप गुणनखंड निकालो, गुणनखंड विधि से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट आपका जो एग्जाम है मुझे लगता है सिर्फ यहीं तक पूछेंगे, आगे नहीं पूछेंगे। बट फिर भी अगर बाई चांस आ जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। 256 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड किसी भी नंबर के, मैंने आपको बताया हुआ है कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंठी 16, 128 बार भाग जाएगा। दोबारा हमने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 छिके 12, 2 चौके 8, दोबारा 2 से किया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से, 2 2 एकम 2, 2 छिके 12, दोबारा 2 से, 2 अंठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 बार। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। इट मीन्स आप ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। 256 के मैंने गुणनखंड किए, इसके फैक्टर्स निकाले और वो ये वाले फैक्टर्स आए। अब देखो मुझे ऐसा पता है कि 1/3 है ना, 1/3 है, इसमें से मतलब 3 के ग्रुप बनाने चाहिए हमें। जैसे मैंने यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लिया, यहाँ पे 3 का ग्रुप बना लिया, बट इसका तो 3 का ग्रुप बना ही नहीं, तो ये इस रूट से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, ये कितना हो गया, मैं इन तीनों को ऐसा लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 3 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको भी मैंने लिख दिया कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और ये क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। पावर कितनी लगी है बार, 1/3, 1/3। अब इसको 1/3 को हम अंदर लेते हैं, अगर हम इसको अंदर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 3 पहले से था, 1/3 यहाँ पे आया, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 बच गया यहाँ पे, ये सिर्फ 2 बच गया। ओके, अब दोबारा 2 की पावर कितनी है, 3 है, ये 1/3 अंदर आया, क्योंकि पावर से तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 मीन्स एक 2 और बच गया, और ये आ गया, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 पहले से है और 1/3 गुणा हुई, तो कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2/3। इट मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 4, 2 इंटू 2 इज 4, 4, फिर आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 2 की पावर 2, ऐसा भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 इंटू 2 है, ये तो आपके ब्रैकेट इससे अंडर रूट से जो आपका दिया हुआ है इससे बाहर आ गए, और जो अंदर जो बच गया है उसको आप ऐसा कैसा लिखो, तो इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। एग्जाम में हो सकता है आपको यहीं तक निकालना पड़े, इसके आगे ना भी निकालना पड़े, फिर हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ तक निकालना पड़े, आगे ना निकाल। बट आप लोग देख लेना कि आपको कौन से लेवल तक सॉल्व करना है, राइट। मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आगे आप लोग देख लेना कि कहाँ तक आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये है हार्मोनिक औसत। एक थर्ड होता है हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या करते हैं, यह जब काम में लिया जाता है जब मान जो होता है वो या तो अनुपात या गति से संबंधित हो, या तो अनुपात मीन्स रेशियो, या फिर गति मीन्स जो स्पीड दी हुई है। हाँ, रेशियो या स्पीड से रिलेटेड अगर हमारी हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हार्मोनिक औसत काम में लेते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें औसत निकालने का, इसमें एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक औसत निकालने का होता है कुल दूरी, हार्मोनिक गति का औसत अगर गति निकालनी, ठीक है, हार्मोनिक गति का औसत निकालना हो तो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। देखो अगर जैसे आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे जो दूरी समय और वो वाला जो जब चैप्टर आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो दूरी होती है, दूरी होती है, चाल होती है, समय होती है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय।
राइट। चाल बराबर दूरी बटा समय, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना होता है। बाकी इसी वाले फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, बट मेन जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को हम स्पीड बोलते हैं, चाल हमारा स्पीड हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला आप देखोगे यहाँ पे लिया हुआ है, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय। अगर हमें गति का औसत निकालना है, गति का औसत, गति मतलब चाल, गति मतलब चाल, क्या गति है उसकी, क्या चाल है, राइट। तो गति का औसत निकालना है तो क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद में चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इस ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कार है, ओके, एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, ठीक है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलती है, तो औसत गति का पता लगाओ। ओके, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। इसमें क्या है कि कोई भी एक कार है, वो 5 घंटे उसने ट्रेवल किया, 5 घंटे मतलब वो चली है, ठीक है, कोई भी कार है वो 5 घंटे चली, उसमें से क्या हुआ, 2 घंटे तो वो इस स्पीड से चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, और जो आगे वाले 3 घंटे हैं उसमें उसने अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा ली, उसने 80 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 80 किलोमीटर पर घंटा की गति से उसने कार चली। तो औसत गति का पता लगाओ। तो बताओ, अगर कोई पूछे कि आप कार से आए हो, किस स्पीड से आए हो, तो आप ये स्पीड भी नहीं बता सकते, ये स्पीड भी नहीं बता सकते, आप क्या बताओगे, कोई एवरेज स्पीड होगा वही तो बताओगे, जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है वही स्पीड बताओगे आप। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब ऐसा वाला आ जाए जिसमें आधी दूर ये चला है, आधी दूर इस स्पीड से चले हैं, और फिर हमें औसत निकालना हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, कुल दूरी निकालेंगे, राइट, कुल दूरी निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी वो निकालेंगे। तो टोटल डिस्टेंस देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, राइट। हमें कितना क्या निकालनी है, टोटल डिस्टेंस, दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। दूरी अगर ये निकालनी है तो क्या होगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यही होगा, चाल गुणा समय होगा। चाल हमारी दी हुई है कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड यही है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 घंटे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां से दूरी निकालते हैं, यहां से दूरी कितनी तय की इन्होंने, इस स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है 2 घंटे तक, तो इसने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी इसने निकाली 60 गुणा 2, चाल कितनी है 60, कितने समय चली 2 घंटे, तो कितना 120 किलोमीटर चल दी है, इस स्पीड से कितने किलोमीटर चली, 120 किलोमीटर चली, मतलब दूरी निकाल ली हमने। अब इसकी भी दूरी निकाल लेते हैं, जो दूसरी चाल चली है इसने उसकी भी दूरी निकाल लेते हैं, तो वो कितनी होगी 80 गुणा 3, वो कितनी होगी, ये तो दूरी 1 हो गई। अब हम दूरी 2 निकाल लेते हैं, दूरी 2 कितनी चली, वो कितनी हो जाएगी 80 गुणा 3, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने घंटे चली, 3 घंटे चली। तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की, 8 तिया 24, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस की दूरी उसने तय की, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी कितनी निकाली उसने, 240 और 120 मतलब 300, इसमें इस वाले फॉर्मूले कुल दूरी कितनी थी, 120 प्लस 240 बटे कुल दूरी बटा कुल समय, समय कितना था 2 घंटे और 3 घंटे, 5 घंटे था, ठीक है। तो 120 प्लस 240 कितना हो गया 360, 360 बटे 5, 5 छिक्के 30, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72, 72 क्या दूरी बटा समय, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। ये घंटा है हमारा, समय जो है वो किसमें है, घंटा में है, 360, ये क्या है किलोमीटर में है, तो ऊपर किलोमीटर आएगा नीचे क्या है घंटा आएगा, ये ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा,
और इनको सॉल्व किया तो 72 आ गया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकली है? ये हमारी निकली है चाल, औसत चाल। ये क्या निकली? हमारी औसत चाल निकली है, राइट। ये हमारी निकल गई औसत चाल, कितनी निकली? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हार्मोनिक औसत भी निकालना आना चाहिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है ये वाला, तो आप एक बार इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, राइट। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। ओके, ये है एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए। एक बल्लेबाज है, उसने 6 पारियां खेली और 6 पारियों में उसने कौन कौन से रन बनाए? एक पारी में 36 बनाए, दूसरी में 35 बनाए, 50, 46, 60 प्लस 55। ओके, एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, क्यों लिया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या बोला? माध्य ज्ञात कीजिए। इसने ये नहीं बोला कि औसत ज्ञात कीजिए, इसने क्या बोला? माध्य ज्ञात कीजिए। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होती है। माध्य पूछे तब भी आप क्या करोगे? जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सभी को क्या करोगे? आप ऐड करोगे, डिवाइड बाय कितने नंबर दिए हुए हैं? 5। कितने पारियां खेली इसने? 6 पारियां खेली हैं। तो चाहे आपसे माध्य पूछे और औसत पूछे, दोनों चीजें सेम ही होती हैं, ठीक है। माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों चीजें सेम ही होती हैं, दोनों का सेम ही मेथड होता है। ओके, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है। ठीक है, हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 36 प्लस 35, 36 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 71। ये दोनों यहीं पे कर लेते हैं एडिशन, ठीक है। 36 प्लस 35 कितना हो गया? 71। 71 प्लस 50, 71 प्लस 50 कितना हो गया? 1, 12, 121। 121 प्लस 46 कितना हो गया? 7, 6, 167। 167 प्लस 60, 167 प्लस 60 कितना हो गया? 7, 6 दूनी 12, 2, 227। 227 प्लस 55 कितना हो गया? 10, 2 12, 5 6 7 और 1 8 और 2, 282। टोटल कितने रन हो गए? 282। 282 रन बनाए कितनी पारियों में? 6 पारियों में बनाए इसने, ठीक है। 282 रन बनाए इसने, कितने पारियों में बनाए? 6 पारियों में बनाए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना है? 6 × 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 7 42। मतलब 47 रन जो है, 47 रन जो है वो उनका क्या है? एवरेज है, वो उनका माध्य है। एक पारी मतलब वो उनका क्या निकला है? माध्य निकला है। माध्य कितना निकला? 47 रन। 47 रन इनका माध्य निकला है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक इजी है। बस यहां से आपको ये समझना है कि माध्य एंड औसत दोनों चीजें सेम है, बोथ आर सेम। कोई सा भी पूछे आपसे, आपको एक ही मेथड लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है? 9 आमों का वजन, 9 आम दिए हैं, उनके आमों का वजन दिया है, ग्राम हो, तो उनका औसत वजन क्या है? ठीक है, आई थिंक ये तो आप लोग निकालोगे, इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं कि 9 आम दिए हैं, उनका वजन दिया हुआ है, सबका अलग अलग वजन दिया हुआ है, तो उनका औसत वजन क्या होगा? तो औसत वजन तो आप क्या करोगे? इन सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 9 कर दो। इन सभी को प्लस करो, डिवाइड बाय 9 करो, तो आई थिंक आप निकाल लोगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। यस, हाँ ये थोड़ा अलग है, हम इसको करते हैं। इसमें क्या दिया है? एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक। ओके, कोई एक एग्जाम हुई है और उसमें 4 सब्जेक्ट थे इसके पास, 4 सब्जेक्ट में प्राप्त कुल अंक है 200, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हैं इसके पास और 4 सब्जेक्ट में इसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए? 200 मार्क्स मिले हैं 4 सब्जेक्ट में, ठीक है। यह 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है। यदि 3 विषयों में, अगर 3 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का औसत, उसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज जो है वो कितना है? 48।
इसका जो एवरेज है वो कितना है 48, 3 सब्जेक्ट का। तो चौथे विषय में प्राप्त अंक क्या है, तो फोर्थ सब्जेक्ट जो इसका है, फोर्थ सब्जेक्ट जो है उसका मार्क्स कितने होंगे वो हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है, इन दो चीजों से हमें हिंट मिलेगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। 3 सब्जेक्ट का एवरेज, 3 सब्जेक्ट का एवरेज देखो, कोई भी 3 सब्जेक्ट है मीन्स 3 मार्क्स आएंगे यहाँ पे, उनका एवरेज 3 सब्जेक्ट का औसत कैसे निकालेंगे, तीनों के मार्क्स ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो उनका जो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। वो औसत कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 48, 48 दिया हुआ है। अब 3 नंबर कितने हैं टोटल वो हमें नहीं पता, 3 टोटल नंबर कितने हैं वो तो हमें नहीं पता, बट उसका एवरेज दिया है, तो उस एवरेज से तीनों का एडिशन कितना होगा। मान लो एक नंबर है x1, दूसरा है x2 और तीसरा है x3। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर मिले इसे, एक में मिला x1, दूसरे में x2, तीसरे में x3। ओके, मैंने तीनों का एडिशन किया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे इसका एवरेज कितना मिल गया 48 मिल गया। ठीक है, 48 मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगी, तीनों का टोटल निकल जाएगा। तीनों का टोटल कैसे निकलेगा, इसको मैं क्या करूंगी 3 को 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कितना आ गया मेरे पास 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13, 14, 144। मीन्स 3 सब्जेक्ट में उसे कितने मार्क्स मिले, 3 सब्जेक्ट में उसे मार्क्स मिले, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने मिले हैं उसे 144। ये हमें यहां से पता चल गया। ये वाली जो हिंट दी थी ना इसने ये वाली जो हिंट दी थी, इस हिंट से हमें क्या पता चला, इस हिंट से हमें ये पता चला कि 3 सब्जेक्ट में इसे टोटल मार्क्स कितने आए हैं 144 मार्क्स आए हैं इसे 3 सब्जेक्ट में। ठीक है, टोटल 4 सब्जेक्ट में कितने आए हैं, टोटल है इसके 200। इसने दिया है ना कि 4 विषयों में टोटल कितने मिले उसे 200, तो 3 सब्जेक्ट में हमें पता चल गया कि 144 है। तो फोर्थ में कितना मिलेगा, 200 में से 144 को माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया तो कितना बचा है हमारे पास 56। तो फोर्थ सब्जेक्ट में कितना मिला उसको, फोर्थ सब्जेक्ट में उसे मार्क्स कितने मिले 56, ये मिले ना। ये हमारा डी वाला आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। यह नेक्स्ट, राम के परिवार में, ओके, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। ठीक है, जो राम है उसके परिवार में कितने बच्चे हैं, उसके परिवार में है 3 चाइल्ड्स हैं। मोहन के परिवार में, जो मोहन है, मोहन के परिवार में है 5 बच्चे, 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, इसमें 3 चिल्ड्रन है, इसमें 5 चिल्ड्रन है। प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। राम भी क्या करता है 450 रुपए महीने के खर्च करता है, और मोहन भी 450 रुपए महीने के खर्च करता है। ठीक है, किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्चा अधिक है, तो हमें यह बताना है कि कौन सा इंसान, राम या मोहन, कौन अपने बच्चे पे ज्यादा खर्चा करता है हर महीने, और अगर करता है तो कितना अधिक करता है वो। ठीक है, अब देखो ये तो हमें साफ साफ यहाँ से पता भी चल रहा है कि राम के 3 बच्चे हैं और मोहन के 5 हैं। अब राम भी क्या करता है 450 रुपए खर्च करता है, राम क्या करता है 450 3 बच्चों पे करता है, मोहन 450 5 बच्चों पे करता है। तो डेफिनेटली जो राम है उसके बच्चों पे मासिक खर्चा अधिक होता है, वो अपने बच्चों पे ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, लेकिन कितना अधिक करता है वो तो हमें निकालना पड़ेगा। हमें ये निकालना पड़ेगा कि राम एक बच्चे पे कितना करता है और मोहन एक बच्चे पे कितना करता है, फिर उन दोनों का अंतर कितना आता है, वही हमारा आंसर होगा। वही पूछ रहा है ये, वही तो पूछ रहा है ना कि परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना अधिक है, कौन ज्यादा खर्च करता है, और ज्यादा खर्च करता है तो कितना ज्यादा खर्च करता है, राइट। तो ठीक है, हम एक बच्चे का निकालते हैं, तो राम के परिवार में एक बच्चे पे कितना होगा 450/3, एक चाइल्ड पे कितना, एक चिल्ड्रन पे कितना होगा 450/3। 450 को 3 में डिवाइड कर लो भाई, 450 को 3 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 150 रुपए। राम के परिवार में एक बच्चे पे कितना हुआ
150 रुपए। अब मोहन के परिवार पे निकाल लेते हैं। मोहन के परिवार पे 450 कितने लोगों में बटेगा? 5 में। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना? 5 निमा 45, 90 रुपए। राम के परिवार में एक बच्चे पे कितना खर्चा हुआ? 150। और मोहन के परिवार में एक बच्चे पे कितना खर्चा हुआ? 90 रुपए। तो सबसे जिसने दो आंसर पूछे हैं, एक तो ये कि ज्यादा खर्चा कौन करता है? तो राम करता है। राम करता है। राम यहाँ पे भी है और राम सी ऑप्शन में भी है। ठीक है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी और डी तो गलत है, या तो ए होगा या सी होगा। ठीक है, अब ये बोलते हैं कितना अधिक करता है। कितना अधिक करता है, तो वो तो हम माइनस करके देख लेते हैं। 150 में से 90 माइनस कर दो भाई, कितना बचता है? 60 रुपए ज्यादा करता है एक बच्चे पे। कितना ज्यादा करता है? 60 रुपए ज्यादा करता है। तो राम 60 रुपए ज्यादा खर्च करता है एक बच्चे पे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला ऑप्शन हो गया। ट्रिकी है बट अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग देख लेना इसको। नेक्स्ट है किसी कार्यालय में, ओके, किसी कार्यालय में 10 कर्मचारी हैं। ठीक है, कोई ऑफिस है, उसमें 10 एम्प्लॉय हैं। 7 एम्प्लॉय का औसत वेतन 25,000 रुपए है। जो 7 कर्मचारी हैं, जो 7 एम्प्लॉय हैं, उनका वेतन कितना है? औसत वेतन है 25,000 रुपए। 7 का कितना है? 7 का है 25,000 रुपए। औसत वेतन है, इसका मतलब है कि आप ऐसा मान सकते हो कि एक कर्मचारी को 25,000 रुपए मिल रहा है। एक कर्मचारी को कितना मिल रहा है? 25,000 मिल रहा है। तो 7 कर्मचारियों को कितना मिल रहा है? 7 को मिल रहा है, जब एक को 25,000 मिलता है तो 7 को कितना मिलेगा? 7 गुना 25 कितना आ गया? 7 पंजो 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 175 मीन्स 1,75,000 रुपए। अगर 7 लोगों को देखें तो 7 लोगों को कितना मिल रहा है? 1,75,000 रुपए मिल रहा है 7 लोगों को। ठीक है, ठीक है। बाकी 3 कर्मचारियों को, जो 3 कर्मचारी हैं, उनको क्या मिलता है? 3 कर्मचारियों का औसत वेतन है 40,000 रुपए। उनका औसत वेतन कितना है? 40,000 रुपए। औसत वेतन 40,000 रुपए, इसका मतलब है कि एक इंसान को 40,000 रुपए मिल रहा है। तो 3 को कितना मिलेगा? 3 गुना 40, 3 को कितना मिलेगा? 3 गुना 40, 4 तिया 12, 1,20,000 रुपए। राइट, 1,20,000 रुपए 3 लोगों को मिलेगा। ठीक है, पूरे कार्यालय का औसत वेतन कितना है? अब हमें क्या करना है कि पूरे कार्यालय का औसत वेतन कितना है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो पहले पूरे कार्यालय का कितना होगा हम वो देख तो ले, टोटल कितना है? ये 000। पूरे कार्यालय में टोटल वेतन कितना है पहले वो देखें। 0, 5, 7 और 2 9 और 2। टोटल वेतन कितना है? 2,95,000 रुपए। 2,95,000 है। और तो टोटल वेतन कितना हुआ? देखो, जब भी हम औसत निकालते हैं तो औसत में क्या निकालते हैं? औसत में कैसे निकालते हैं? टोटल, यहाँ पे टोटल निकालते हैं और फिर नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं, नंबर कितने हैं वो निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालेंगे यहाँ पे। टोटल पेमेंट, यहाँ पे कितना आएगा? टोटल पेमेंट आएगा। टोटल वेतन कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं और उनका टोटल पेमेंट कितना है। तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? 2,95,000 रुपए। 2,95,000। एम्प्लॉय कितने हैं? एम्प्लॉय हैं इसके 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय। तो औसत कितना निकल जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो गया? 29,500। 29,500 रुपए एवरेज हो गया। औसत वेतन जो पूरे कार्यालय का जो औसत वेतन निकला है वो कितना निकल गया? 29,500 रुपए। ओके, तो इजी था इसमें, बस आप लोगों को कंसेप्ट समझने की देरी वो है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर आप लोग इजीली निकाल लोगे उसको। ठीक है, 29,500 जो हमारा सी वाला था, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 2 गाड़ियों का औसत। ओके, देखो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था।
दो गाड़ियों का औसत, यह है हार्मोनिक औसत जो हमने निकाला था उसका एग्जाम्पल है। वैसे मैंने यहाँ पे 3 या 4 औसत जो डिस्कस किए थे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं सभी औसत के एक एक दो दो एग्जाम्पल सभी औसत के करवा रही हूँ, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आराम से कर पाओ। दो गाड़ियों का औसत, दो गाड़ियों की औसत गति ज्ञात करो। ओके, औसत गति ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, औसत चाल ज्ञात करनी है। पहली गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चली। जो पहली गाड़ी है, जो फर्स्ट व्हीकल है, फर्स्ट जो है वो कितनी स्पीड से चली? 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी कितनी देर चली? 3 घंटे चली थी वो, 3 आवर। और दूसरी गाड़ी जो है, जो सेकंड गाड़ी चली, वो कितनी चली, कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। कितने घंटे? 2 घंटे चली, राइट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? उसकी औसत गति निकालनी है, उसकी औसत स्पीड कितनी है, क्योंकि 3 घंटे तो वो इस स्पीड से चली, 2 घंटे वो इस स्पीड से चली, तो उसकी औसत गति कितनी है, औसत स्पीड कितनी है, हमें वो निकालनी है। उसके लिए हमने डिस्कस किया था, तो हमारी क्या आएगी? कुल दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यही था हमारा, कुल दूरी बटा कुल समय। यही हमारी क्या होगी? औसत चाल होगी। औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कैसे निकलेगी? दूरी के लिए मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था आपको। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। एक ही फॉर्मूला याद करना है आपको, दूरी बटा समय। दूरी निकालनी है तो क्या होगा? समय गुणा चाल। समय ये है और चाल ये है, तो फर्स्ट वाली है उसमें दूरी कितनी तय, 3 घंटे में कितनी दूरी तय की इन्होंने? 60 गुणा 3, 36 18, 180 किलोमीटर। कितनी तय की? 180 किलोमीटर। अब 2 घंटे में कितनी दूरी तय की इन्होंने? 90 गुणा 2, 90 गुणा 2 कितना? 9 दूनी 18। यहाँ पे भी 180 किलोमीटर। ओके, 180 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 180 प्लस 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय कुल समय। समय कितना था? 3 घंटे और 2 घंटे, तो कितना हो गया? 5। ठीक है, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 0, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और एक सॉरी एक एक 2 और एक 3, 360 बटे 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल होगी। ठीक है, आई थिंक आप लोग निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, देखो ये बी वाला ऑप्शन हमारा होगा। प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लिया करो, जिससे एग्जाम में आए तो आप और अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे क्या है? 10 बच्चों का औसत वजन 30 केजी है। ओके, 10 बच्चों का जो औसत वजन है, औसत वेट है उनका, वो 30 केजी दिया हुआ है। एक और बच्चा शामिल होता है जिसका वजन है 40 किलोग्राम। ओके, एक और बच्चा उसमें ऐड होता है। देखो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 चिल्ड्रन हैं, उनका औसत कितना है? 30 है। उनका औसत 30 है, इसका मतलब है औसत 30 है मतलब एक बच्चे का 30 है। औसत 30 है मतलब एक बच्चे का 30 हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 10 बच्चों का कितना हो जाएगा? 10 बच्चों का हो जाएगा 10 गुणा 30 मतलब 300। 10 बच्चों का टोटल वेट कितना हो गया? 300 केजी। 300 केजी हो गया। एक और बच्चा शामिल होता है, अब एक और बच्चा ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसका वजन है 40। 300 किलोग्राम तो पहले से था, एक और ऐड हो गया, उसका है 40 किलोग्राम। तो ये कितना हो गया टोटल? 340 केजी। 340 केजी वेट हो गया कितने का? 11 चिल्ड्रन का। 11 बच्चों का वेट कितना हो गया? 11 बच्चों का वेट हो गया 340 केजी। नए समूह का औसत वजन क्या होगा? अब इसका औसत निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 11 बच्चों का टोटल हमें पता है, टोटल कितना है? टोटल है 340 केजी, तो 340 केजी टोटल निकाल लिया। डिवाइड बाय बच्चे कितने हैं? 11, तो 11 नीचे आ गया। तो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 10 बच गया, 10 में जाएगा नहीं, 0.91। ओके, तो औसत वेट कितना हो गया? 30.991 केजी। तो एक बच्चे का वेट कितना मान गए?
इतना मान सकते हो आप। औसत वेट कितना हो गया? पहले औसत वेट कितना था? पहले औसत वजन था, जब 10 बच्चे थे तो औसत वजन कितना आ रहा था? 30 आ रहा था। लेकिन एक बच्चा और ऐड हो गया तो औसत वजन कितना हो गया? 30.91 30.91 हो गया इसका औसत वजन। ठीक है, जैसे 30 पॉइंट, अगर देखो जैसे अपना आंसर आया 30.91, 30.91। अब जब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे? पॉइंट के आगे अगर 5 से ऊपर जा रहा है तो हम 30 के आगे वाला अंक कंसिडर करते हैं। तो 30 के आगे वाला मतलब 31, तो हम क्या करेंगे? 31 को सिलेक्ट करेंगे, राइट। अगर एग्जैक्ट आपका ऑप्शन में दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बस उसका राउंड फिगर दिया हुआ है, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो ये थी आज की हमारी औसत के ऊपर क्लास। औसत के ऊपर हमने सभी 3 या 4 टाइप के जो औसत थे, अंकगणितीय माध्य, अंकगणितीय औसत, और फिर हमने किया भारित जो औसत निकालते हैं, भार मीन्स अलग अलग मान को अगर अलग अलग महत्व दिया गया है तो वो कैसे निकालते हैं। फिर ज्यामितीय औसत कैसे निकालते हैं वो भी हमने निकाला। फिर हार्मोनिक औसत कैसे निकालते हैं वो, मीन्स आज हमने 4 टाइप के औसत या फिर माध्य, 4 टाइप के माध्य हमने डिस्कस किए हैं। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। मुझे लगता है कि आज की क्लास में आप लोगों को सब चीज क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है वो भी मुझे कमेंट लिख के जरूर बताएं। थैंक यू।